नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बने रहिए क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, शिक्षा संस्थानों में मनुस्मृति को मानने वाले लोग बढ़े, शूद्र से पढ़ने का अधिकार छीना। नड्डा बोले सबूत दे, सभापति ने रिकॉर्ड से हटाया। दोस्तों, राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़ा परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे के मनुस्मृति बयान पर हंगामा हो गया। वे शैक्षणिक संस्थानों पर आरएसएस के दखल पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा संस्थानों में मनुस्मृति मानने वाले बढ़ गए हैं, इससे शूद्र को पढ़ने का अधिकार छिन गया है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। जेपी नड्डा ने टोकते हुए कहा कि खड़गे का बयान तथ्यों से परे है, इससे अशांति फैल सकती है। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मनुस्मृति वाला बयान रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, यह पूरी बहस पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान हुई। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेपर लीक से जुड़ा बिल पेश किया था। लोकसभा में बुधवार को करीब 7 घंटे बहस के बाद पेपर लीक से जुड़ा बिल पारित हो गया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर एक्शन नहीं होगा। पुलिस ने 13 एफआईआर दर्ज की थी, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उन पर एक्शन होगा। दरअसल दोस्तों, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को कहा कि कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि 29 जुलाई की शाम 6 बजे तक नीट परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़े प्रदर्शन को लेकर 13 एफआईआर दर्ज की गई थी। सरकार के आदेश के अनुसार जिन लोगों को गिरफ्तार या फिर हिरासत में लिया गया है, उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। सरकार ने यह भी कहा कि इस मामले को अब बंद माना जाएगा और भविष्य में इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई नई कार्यवाही नहीं की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 राज्य सरकारें नीट यूजी 2026 पेपर लीक विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले और एफआईआर वापस लेने की घोषणा कर चुकी है। इनमें असम, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली शामिल है। बिहार पुलिस ने 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक दर्ज सभी मामले वापस लेने का ऐलान कर दिया था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जाली पासपोर्ट मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की सजा, सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों, सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जाली दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है। उस पर 55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सीबीआई को यह सफलता 22 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिली। दरअसल दोस्तों, जांच एजेंसी के अनुसार छोटा राजन ने स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे झूठे दस्तावेज जमा करके विजय कदम नाम से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया था और चेन्नई पासपोर्ट ऑफिस को धोखा दे दिया था। सीबीआई ने 19 मार्च 2002 को इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। जांच एजेंसी ने 2 साल के भीतर 22 जनवरी 2004 को कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जांच में साफ हुआ कि विजय कदम वास्तव में मुंबई का रहने वाला गैंगस्टर राजेंद्र उर्फ नाना उर्फ छोटा राजन ही है। सीबीआई प्रवक्ता के अनुसार छोटा राजन फिलहाल नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वह पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सरकार ने माना E20 पेट्रोल से BS3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। राज्यसभा में नितिन गडकरी बोले, कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, इंजन बदलने की जरूरत नहीं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने बुधवार को पहली बार माना कि E20 पेट्रोल यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल इस्तेमाल करने से गाड़ियों को नुकसान पहुंच सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि BS3 मानक वाली कुछ पुरानी गाड़ियों में E20 के कारण कुछ रबर पार्ट्स और गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं। ये गाड़ियां मुख्य रूप से 2005 से 2016 के बीच में बनी हैं। ये पार्ट्स नियमित सर्विसिंग के दौरान आसानी से बदले जा सकते हैं। दोस्तों, नितिन गडकरी ने कहा कि स्टडीज में E20 से गाड़ियों की कुल परफॉर्मेंस या फिर टिकाऊपन पर कोई बड़ा असर नहीं पाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इन गाड़ियों के इंजन में किसी तरह का बदलाव कराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यह पहली बार है जब नितिन गडकरी इस तरह की बात कह रहे हों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। MP, गुजरात, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड, घरों में मलबा घुसा, गाड़ियां बही। असम में बाढ़ से अब तक 78 लोगों की हो गई मौत। दोस्तों, देश भर में तेज बारिश का दौर जारी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश हो रही है। उधर दोस्तों, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब है दोस्तों 24 घंटे में 204 mm से ज्यादा बारिश। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड होने से केदारनाथ यात्रा लगातार तीसरे दिन बंद है। इसके बाद कई घरों में मलबा घुस गया, गाड़ियां बह गई। पहाड़ी मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से हरिद्वार में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। गंगा जल भरने गए कांवड़ियों को SDRF की टीम ने बहने से बचा लिया। इसके अलावा दोस्तों, असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 78 हो गई है और 3 लाख से ज्यादा लोग अभी भी जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं।
दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेपाल में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर हो गई हिंसा, आगजनी, पथराव के बाद फायरिंग, 2 की मौत, 2 जिलों में लगा कर्फ्यू। दोस्तों नेपाल के सुनसरी जिले में रविवार रात कांवड़ यात्रा के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गुरुवार को हिंसक हो गया। हिंसा में अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक व्यक्ति रविवार को मारा गया जबकि एक अन्य की मौत इलाज के दौरान गुरुवार को हो गई थी। दरअसल दोस्तों गुरुवार को नेपाल के पूरे तराई मधेरा क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन हुए। पुलिस ने फायरिंग की और प्रशासन ने सुनसरी और सिराहा जिले के कई हिस्सों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। दरअसल दोस्तों रविवार को कांवड़िए कोसी बैराज से जल लेकर आ रहे थे। इसी दौरान डीजे और लाउड स्पीकर की तेज आवाज पर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई। बहस से शुरू हुआ मामला हिंसक झड़प में बदल गया। स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में दोनों समुदाय के लोग हथियार लेकर पहुंच गए। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग, केरल हाउस से जंतर मंतर तक इंडियन यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने किया मार्च। दोस्तों कांग्रेस की ओर से अब गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। कांग्रेस की युवा विंग इंडियन यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में केरल हाउस से लेकर जंतर मंतर तक रोड मार्च निकाला। उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को छात्रों पर हुई कथित कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। दोस्तों इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिनाब की अगुवाई में प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला। भानु चिब ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच और छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। दोस्तों सभा को संबोधित करते हुए चिब ने कहा कि यह मामला सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि जवाबदेही का है। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर गृह मंत्री के आदेश पर छात्रों के खिलाफ पैलेट गन और घातक बल का इस्तेमाल किया गया तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद सफेद हुई आंखें, ऑपरेशन थिएटर हुआ सील, रोशनी जाने का खतरा, गंभीर हालत में 5 मरीज जयपुर और 2 को अजमेर कर दिया गया रेफर। दरअसल दोस्तों सरकारी हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मरीजों की हालत बिगड़ गई है। उनकी आंखें सफेद पड़ गई है। 7 मरीजों की आंखों में ऐसा इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण हुआ। इसमें से 5 को बुधवार रात फौरन जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल लाना पड़ा। वहीं 2 मरीजों को गुरुवार सुबह अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया। दोस्तों इन मरीजों की आंखों की रोशनी खतरे में है। यह पूरा मामला डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी स्थित राजकीय आई हॉस्पिटल का है। ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया गया है। जांच के लिए SMS और JLN हॉस्पिटल के मेडिकल टीम भेज दी गई है। उधर दोस्तों पिछले दिनों कोटा और बीकानेर के सरकारी हॉस्पिटल्स में भी सिजेरियन डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसमें से कई की जान भी चली गई थी। यानी कि दोस्तों सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टीएमसी के बागी सांसदों के पोस्टर लेकर संसद भवन पहुंचे कल्याण बनर्जी, प्रियंका गांधी से बातचीत, कहा पहला चुनाव कांग्रेस से ही जीता था। दोस्तों टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी गुरुवार को पार्टी के 20 बागी सांसदों के पोस्टर गले में लटकाकर संसद भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी सांसदों से बातचीत की। प्रियंका गांधी ने पोस्टर की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या पीछे भी यही हैं, जिस पर कल्याण बनर्जी ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद प्रियंका से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपना पहला चुनाव कांग्रेस से ही लड़ा था। इसके बाद प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था और राजीव गांधी उनका बहुत सम्मान करते थे। कल्याण बनर्जी को 21 जुलाई को संसद के पूरे मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया था। आरोप है कि उन्होंने एक महिला सांसद के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। उधर दोस्तों टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बनाने के बाद 14 जून को NCPI में अपना विलय कर लिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राजा रघुवंशी मर्डर मामला, सोनम रघुवंशी फिर जेल गई, शिलोंग कोर्ट में सरेंडर किया। सुप्रीम कोर्ट बोला था तकनीकी खामी के आधार पर जमानत देना सही नहीं। दोस्तों इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी ने बुधवार को मेघालय के शिलांग कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 23 जुलाई को सोनम की जमानत रद्द करते हुए उसे 3 हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। यह अवधि पूरी होने से पहले ही सोनम सरेंडर करने कोर्ट पहुंच गई। सोनम के सरेंडर पर राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा कि मैं मेघालय सरकार को धन्यवाद देता हूं, उनकी वजह से आज हमें न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। इससे पहले दोस्तों 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को 3 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दिए जाने में कथित खामियों के आधार पर जमानत देकर गलती की थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि मामले का ट्रायल 6 महीने के भीतर पूरा किया जाए।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि अगर तय अवधि में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो सोनम रघुवंशी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश सरकार 60% मूंग खरीदेगी। खाद की ई टोकन व्यवस्था रोकी। 10 अगस्त तक स्लॉट बुकिंग, 20 तक खरीदी। 3 दिन बाद आंदोलन खत्म हुआ, घर लौटे किसान। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने घोषणा की है कि सरकार 60% मूंग खरीदेगी। नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा समेत जिलों में करीब 3 क्विंटल प्रति एकड़ मूंग खरीदी की जाएगी। स्लॉट बुकिंग 10 अगस्त तक और मूंग खरीदी 20 अगस्त तक होगी। खाद वितरण में लागू ई टोकन व्यवस्था फिलहाल स्थगित कर दी गई है। मंत्रालय में सरकार और किसान प्रतिनिधियों की बैठक के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। एडिशनल सीपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि किसानों ने सहमति जता दी है। प्रशासन ने रोशनपुरा चौराहे से किसानों को बसों के जरिए उनके वाहनों तक पहुंचाकर रवाना कर दिया। इसके बाद रोशनपुरा चौराहा लगभग खाली हो गया। इसी के साथ सरकार और किसानों के बीच में एक बड़ा टकराव भी रुक गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। रेड सी की सुरक्षा के लिए गठबंधन बना रहा सऊदी अरब। 50 देशों को न्योता भेजा। जहाजों को हुती विद्रोहियों के हमले से बचाना है मकसद। दोस्तों, सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि वह रेड सी यानी कि लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाएगा। इसका मकसद यमन के हुती विद्रोहियों के हमलों से जहाजों की रक्षा करना है। राइटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इस गठबंधन में शामिल होने के लिए कई देशों को न्योता भेजा गया है। हालांकि दोस्तों, कौन से देश इसमें शामिल होंगे यह अभी तय नहीं हुआ है। इसकी औपचारिक घोषणा जल्द कर दी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी ने 50 से ज्यादा देशों को गठबंधन में शामिल होने का न्योता भेजा है। हालांकि अभी तक उन देशों की आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। हुती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर दिया था। उसने कहा कि सऊदी पोर्ट का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर हमला किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। संसद में संजय रावत बोले, लापता गृह मंत्री फिल्म बनाने वाला हूं। दोस्तों, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय रावत छात्रों के विरोध प्रदर्शन और उनके ऊपर पुलिस की कार्रवाई के साथ ही एंटी पेपर लीक बिल के मुद्दे पर राज्यसभा में आक्रामक नजर आए। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि हमेशा यहाँ इमरजेंसी की बात होती है। इमरजेंसी की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई थी, तो आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों हैं? उन्होंने सवाल किया कि हर बात पर बयान देने वाले गृह मंत्री कहाँ हैं? रावत ने तंज कसते हुए कहा कि मैं लापता गृह मंत्री फिल्म बनाने वाला हूं। राज्यसभा में शिवसेना सांसद ने कहा कि भारत के लाखों लोगों का सपना मर गया है या मारा गया है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर उन सपनों पर लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, लाठियों में कीले लगाकर बच्चों को मारा गया और आखिर में पैलेट गन चलाकर लोगों के सपनों को खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सदन में बहुत से ऐसे नेता बैठे हैं जिनकी राजनीति की शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई है। मुझे आश्चर्य और दुख भी है कि किसी को नहीं लगा कि जो बच्चे लाठी खा रहे हैं, अनशन चल रहा है, उनके साथ जाकर बैठे और संवेदना व्यक्त करें, उनको थोड़ा सा समझाएं। हमेशा यहाँ इमरजेंसी की बात होती है। इमरजेंसी की शुरुआत भी छात्र आंदोलन से ही हुई थी। बिहार में हुई और फिर गुजरात में हुई, तो आप लोग छात्र आंदोलन से इतने डरते क्यों हैं? इसके बाद दोस्तों, राज्यसभा सांसद रावत ने यह भी कहा कि एक आंदोलन इस देश में हुआ है। बच्चों की मांग है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो। लेकिन प्रधानमंत्री डर गए, गृह मंत्री भी डर गए। मैं तो एक फिल्म बनाने वाला हूं, लापता गृह मंत्री। कहां है गृह मंत्री? हर बात पर जो बयान देते हैं, हर बात का जो क्रेडिट लेते हैं। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, बच्चों पर लाठीचार्ज हो गया, पैलेट गन चल गई, लेकिन गृह मंत्री का एक बयान तक नहीं आया। प्रधानमंत्री रात को 12 बजे बयान देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक के मामले में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में लोग पकड़े गए। कई जो पकड़े गए लोग हैं वो बीजेपी के सदस्य हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 पर बंद। निफ्टी 67 अंक ऊपर 24,317 पर पहुंचा। ऑटो और आईटी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी रही। दोस्तों, शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 67 अंकों की बढ़त रही। ये 24,317 पर बंद हुआ। आज ऑटो, आईटी और मीडिया शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। वहीं केमिकल्स और रियल्टी शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली। बात करें दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोल इंडिया और आइसर मोटर्स रहे। जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में अडानी पोर्ट्स, एचडीएफसी लाइफ और श्रीराम फाइनेंस रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सोना आज 177 रुपए बढ़कर 1.42 लाख पर पहुंचा। इस साल 9,000 रुपए महंगा हो चुका है। चांदी की कीमत 789 रुपए कम होकर 2.17 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर आई।
दोस्तों सोने और चांदी की कीमतों में आज बढ़त देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 177 रुपए बढ़कर 1.42 लाख रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 779 रुपए कम होकर 2.17 लाख रुपए पर आ गई है। अब बात करें दोस्तों कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें, तो दोस्तों 24 कैरेट सोना 1,42,401 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,30,449 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट की कीमत 1,06,801 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेरिका ने इंसानों जैसे दिखने वाले रोबोट पर रोक लगाई, देश की सुरक्षा को खतरा बताया। चीन बोला बेवजह हमारी कंपनियों को निशाना बनाना गलत। दोस्तों अमेरिका ने चीन समेत दूसरे देशों से आने वाले इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड और 4 पैरों पर चलने वाले क्वाडपेड रोबोट के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन FCC ने इस फैसले के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का हवाला दिया। हालांकि यह प्रतिबंध सिर्फ उन रोबोट पर लागू होगा जो अभी अमेरिका नहीं पहुंचे हैं। पहले से इस्तेमाल हो रहे रोबोट इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे। दोस्तों इस फैसले पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वाशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने आरोप लगाया कि अमेरिका बिना किसी सबूत के चीनी कंपनियों को निशाना बना रहा है। चीन ने कहा कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी जवाबी कदम उठाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अजिंक्य रहाणे का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, भावुक हुए, बोले अब नया पड़ाव। 2020 में कप्तानी की, मेलबर्न में सेंचुरी लगाई, सीरीज 2-1 से जीते थे। दोस्तों भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 T20 खेल चुके रहाणे ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। वीडियो में 38 साल के रहाणे ने भावुक होते हुए कहा कि अब उनके लिए आगे बढ़ने का यही सही समय है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पोस्ट पर रहाणे को उनके करियर के लिए बधाई दी। दोस्तों रहाणे के करियर का सबसे सुनहरा अध्याय 2020 और 21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लिखा गया था। एडिलेड टेस्ट में भारत के 36 रन पर ऑल आउट होने और विराट कोहली के लौटने के बाद रहाणे ने कप्तानी संभाली। मेलबर्न में शतक लगाकर उन्होंने भारत को जीत दिलाई और सीरीज को 1-1 से बराबर किया था। रहाणे की कप्तानी में भारत ने गाबा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज हराई और उसका 32 साल पुराना अजय रिकॉर्ड भी तोड़ा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेनजी प्रोटेस्ट में इस्तेमाल हुआ ऐप बिना इंटरनेट इंस्टॉल होगा, ब्लूटूथ के जरिए मैसेज भेजता है बिटचैट, सरकार ने प्ले स्टोर से हटाने को कहा था। दोस्तों ट्विटर बनाने वाले जैक डोर्सी के ऑफलाइन मैसेजिंग ऐप बिटचैट ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया फीचर रोल आउट कर दिया है। इसकी मदद से यूजर्स बिना इंटरनेट गूगल प्ले स्टोर या गिटहब के ऐप को सीधे एक फोन से दूसरे फोन में शेयर और इंस्टॉल कर सकते हैं। कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसका ऐलान कर दिया। यह अपडेट भारत सरकार द्वारा गिटहब के बिटचैट ऐप को ब्लॉक करने की मांग के बाद आया है। दोस्तों सरकार का कहना था कि इस ऐप का इस्तेमाल आपराधिक ग्रुप कर सकते हैं, जिससे कानूनी जांच में बाधा आ सकती है। नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान जेनजी युवाओं के इस्तेमाल के बाद यह ऐप काफी चर्चाओं में आ गया था। दोस्तों बिटचैट टीम ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ऐप अब बिना इंटरनेट के दूसरे एंड्रॉइड फोन पर खुद को भेज सकता है, यानी कि गिटहब या गूगल प्ले स्टोर जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऐप ब्लॉक या हटने के बाद भी यूजर्स इसे एक दूसरे के फोन से शेयर कर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह बिटचैट इंस्टॉल वाला हर एंड्रॉइड फोन ऐप बांटने का केंद्र बन जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय हॉकी टीम की नारंगी जर्सी पर हुआ विवाद, पूर्व कप्तान रास्किन्हा बोले नीला रंग हमारी पहचान है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ने कहा खिलाड़ियों की पसंद। दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद हो गया है। दशकों से नीली जर्सी में खेलने वाली भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप में नारंगी रंग की किट में नजर आएगी। पूर्व कप्तान वीरेन रास्किन्हा ने जर्सी का रंग बदलने के फैसले पर सवाल उठाए। वहीं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की ने इस फैसले का बचाव किया। एक और पूर्व कप्तान पटघट सिंह ने भी जर्सी का रंग बदलने पर नाराजगी जताई है। रास्किन्हा ने कहा कि नीले रंग की जर्सी हमारी पहचान थी। उधर टर्की ने कहा कि मौजूदा जर्सी का रंग खिलाड़ियों की पसंद थी। हॉकी इंडिया ने 27 जुलाई को पुरुष और महिला टीमों की नई जर्सी लॉन्च की थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 250 कुलपतियों शिक्षाविदों ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखी, कहा मतभेद भले हों लेकिन मजाक न उड़ाएं। मद्रास IIT डायरेक्टर को गोमूत्र विशेषज्ञ कहा था। दोस्तों देश भर के 215 मौजूदा और पूर्व कुलपतियों शिक्षाविदों ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के नाम एक चिट्ठी लिखी है। इसमें IIT मद्रास के प्रोफेसर V कामकोटी के खिलाफ लोकसभा में की गई वायनाड सांसद की टिप्पणी पर आपत्ति जताई गई है। दोस्तों लेटर में लिखा गया है कि किसी शिक्षाविद पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करते वक्त तथ्य और उस व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए। मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसी का मजाक उड़ाना सही नहीं है।
दरअसल दोस्तों एंटी पेपर लीक बिल के दौरान प्रियंका गांधी ने सरकार की बनाई टास्क फोर्स पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को अपने सलाहकार बदलने चाहिए, नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उधर दोस्तों प्रियंका ने यह भी कहा था कि सरकार की बनाई नई कमेटी में XIB चीफ, IT कंपनी के मालिक और गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। गौमूत्र विशेषज्ञों को शिक्षा के बारे में क्या पता होगा? चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र पर हमला, दमियाता पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ, गैस से लदे 2 जहाजों में आग लगी, ईरान पर लगा आरोप। दोस्तों ईरान अमेरिका जंग में पहली बार मिस्र के पोर्ट पर हमला हुआ है। बुधवार को मिस्र के दमियाता पोर्ट पर 2 गैस टैंकरों में आग लग गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने गुरुवार को मिस्र सरकार के हवाले से बताया कि आग हादसा नहीं बल्कि ड्रोन हमले का नतीजा थी। रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रोन ने अमेरिकी कंपनी के नेचुरल गैस स्टोरेज टैंकर एनर्गोस विक्टर को निशाना बनाया। हमले के बाद पास में खड़ा दूसरा टैंकर गैस लॉग स्लैम आग की चपेट में आ गया। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2 ईरानी सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि हमले का मकसद यह मैसेज देना था कि अगर जंग और बढ़ी तो दुनिया की शिपिंग और एनर्जी सप्लाई गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला से सटी जमीन नमाज के लिए दी, कहा धार्मिक अधिकार नहीं छीन सकते। सरकार ने 2 किलोमीटर दूर एक जगह दी थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के थार जिले में भोजशाला से सटी हुई जमीन नमाज के लिए मुस्लिम समाज को दे दी है। यहां हर शुक्रवार दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा की जा सकेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस भूखंड तक पहुंचने के लिए अलग रास्ता है और यह विवादित भोजशाला परिसर के बिल्कुल पास है, इसलिए यह नमाज के लिए उपयुक्त स्थान है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को यहाँ जरूरी व्यवस्थाएं करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट के पिछले आदेश के बाद प्रशासन ने करीब 2 किलोमीटर दूर जगह तय की थी जहां मुस्लिमों ने नमाज से मना कर दिया था। इसके बाद याचिका दायर की गई थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कॉमनवेल्थ गेम्स नीरज, रोहित और यश जेवलिन फाइनल में पहुंचे। नीरज ने 89.61 मीटर का थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद भी क्वालिफाई हुए। मेडल इवेंट कल होगा। दोस्तों भारत के नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने 89.61 मीटर का बेस्ट थ्रो कर 5वां स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम 78.63 मीटर के साथ 7वें स्थान पर रहकर फाइनल में पहुंचे। दोस्तों मेडल इवेंट शुक्रवार देर रात 12:45 पर खेला जाएगा। नीरज ने पहले प्रयास में आज 76.28 मीटर और दूसरे प्रयास में 89.61 मीटर का थ्रो किया। इसके बाद उन्होंने तीसरा प्रयास नहीं किया और 5वें स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने ओलंपिक खेलों में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन से खेल में जीते हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस खेल का नाम जिसमें कि भारत ने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं तो जल्दी से उस खेल का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।